आजाद भारत अपनी स्वाधीनता के 70वें साल में प्रवेश कर चुका है और ऐसे मौके पर यह जरूरी हो गया है कि 2 साल पहले जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं से देश रूबरू हुआ था उनकी पड़ताल की जाए। आगाज हम करने वाले हैं डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सवाल यह कि क्या जरूरतमंदों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके अकाउंट पर पहुंच रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तरुण अरोड़ा राशन की दुकान पर पहुंचे हैं, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर। राशन डीलर बायोमेट्रिक मशीन पर उनका कार्ड नंबर फीड करता है। तरुण की उंगलियों की छाप का मिलान अब मशीन करती है और उन्हें राशन दे दिया जाता है। तरुण खुश है। बिल्कुल खुश हूँ सर। इससे कम ये तो होगा जिसका है वही लेके जाएगा। पहले किसी का कोई लेके जा रहा है, किसी ने किसी को राशन कार्ड दे रखा है, इस हिसाब से चलता था। अब कम से कम आदमी निकल के तो आएगा लेने के लिए, उससे जानकारी तो मिलेगी कि तकनीक कितनी डेवलप हो गई है और जो है इससे क्या क्या फायदे हैं। राशन कार्ड इस तरह डिजिटल हो रहे हैं। देश भर में ये काम चल रहा है। राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा रहा है। पहले राशन लेने के लिए राशन की दुकान के कई चक्कर काटने पड़ते थे। पता चलता था कि राशन खत्म हो गया है या उनके हिस्से का राशन कोई दूसरा ले गया है। फर्जी राशन कार्ड भी चलन में थे, लेकिन अब कहानी बदल रही है। बायोमेट्रिक कार्ड बन रहे हैं। मोदी सरकार का दावा है कि नई तकनीक से करीब 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान हुई है और इससे सरकार के 10,000 करोड़ की बचत भी हुई है। दरअसल भारत सरकार खाद, सस्ते राशन और रसोई गैस केरोसिन में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हर साल देती है। इसमें लीकेज और फर्जी लोगों को फायदा होने की बात होती रही है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी यानी सब्सिडी का पैसा सीधे जरूरतमंद के खाते में पहुंचाने का काम तेजी से शुरू हुआ है। फर्जी कार्ड धारकों, डुप्लीकेट कार्ड धारकों के नाम कटने से करोड़ों रुपए बच तो रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जरूरतमंद लोगों की राह में नई तकनीक रोड़ा भी अटका रही है। डीबीटी के 2 मकसद हैं। एक, फर्जी डुप्लीकेट लोगों को सब्सिडी की सूची से हटाना और 2, जरूरतमंद तक हर हाल में सब्सिडी का फायदा पहुंचाना। लेकिन अभी पहला उद्देश्य ही पूरा हो रहा है। जरूरतमंद की सब्सिडी छिन रही है, जिसके लिए सब्सिडी देने का फैसला किया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी पर एक बैठक में कहा था कि ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं हो। नई तकनीक को पूरी तरह से आजमाने और कमियां दूर करने के बाद ही उसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि एक भी जरूरतमंद सब्सिडी से वंचित न रह जाए। सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई रसोई गैस सिलेंडर के क्षेत्र में। यहाँ डीबीटी लागू होने के बाद करीब 3.5 करोड़ कनेक्शन काटे गए। इनमें ज्यादातर फर्जी या डुप्लीकेट थे। इससे भारत सरकार को पहले ही साल यानी 2013-2014 में 14,672 करोड़ रुपए की बचत हुई। सरकार का दावा है कि कुल मिलाकर 23,316 करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन कैग का कहना है कि वास्तव में सिर्फ 1,764 करोड़ की ही बचत हुई, जो सरकार के दावे का महज 15% है। खैर, इन दावों प्रतिदावों से इतर एक सच ये है कि प्रधानमंत्री की पहल पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी। इससे उत्साहित होकर सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की है। इसमें 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, तब गांव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस, रसोई गैस पहुंच चुके होंगे भाइयों। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 18,34,000 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के हिस्से में आधे यानी 9 लाख आए हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी साफ है, डीबीटी से सरकार पैसे भी बचा रही है और वोटों के जुगाड़ की गुंजाइश भी निकाल रही है। सरकार भोजन के अधिकार पर 1.25 लाख करोड़ रुपए और खाद पर 80,000 करोड़ की सब्सिडी देती है। सरकार का इरादा अब यहाँ भी डीबीटी लागू करने का है, लेकिन इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बेहतरीन योजना है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार का ध्यान सब्सिडी बचाने पर ही होना चाहिए या जरूरतमंद के बैंक खाते में समय पर सब्सिडी पहुंच सके, ये प्राथमिकता सरकार को तय करनी चाहिए। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की पड़ताल। अब बारी उसकी
जिसका आगाज 2 साल पहले हुआ था, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान, ताकि लोग खुले में शौच ना करें, बीमारियों से बच सकें। मगर इस वक्त हालात क्या हैं? खासकर स्कूल्स में क्या स्वच्छ भारत अभियान वाकई एक सफल योजना है? 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दिए अपने पहले भाषण में देश को खुले में शौच मुक्त बनाने का ऐलान किया था। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश भर में शौचालय बनाने का अभियान शुरू हुआ। 2 साल में कितनी बदली तस्वीर, एबीपी न्यूज ने की है खास पड़ताल। जालना का रोहनवाड़ी गांव में प्रवेश करते ही हाथ में लोटा लिए लोग मिले जो खुले में शौच के लिए जा रहे थे। यहाँ गिने चुने शौचालय हैं और पानी की कमी के कारण उनकी हालत भी ठीक नहीं है। अभी तक तो नहीं करते थे, क्योंकि अभी तक जो बारिश के वजह से पानी की जो टंचाई थी, तो उसके वजह से शौचालय हम यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी बारिश गिर रही, अभी यहाँ से आगे शौचालय यूज करेंगे हम लोग। रोहनवाड़ी में शौचालय की समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन जालना जिले के ही नंदापुर गांव में महिलाओं ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर महिलाओं ने बचत गुट बनाया। इसके बाद बचत गुट से पैसा कर्ज लेकर महिलाओं ने खुद ही गांव में शौचालय बनवाए। यहाँ पे नंदापुर गांव में बचत स्वयं सहायता जो गट है, बचत गट है महिलाओं के, उनके माध्यम से हम निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शौचालय बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कटिहार का प्राणपुर गांव, इस गांव को राष्ट्रपति ने निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज इस गांव में महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मेरे गांव में शौचालय नहीं है। रात में हम लोग जाते हैं बाहर और सांप, मतलब बाढ़ पानी आता है तो सांप बिच्छू के डर रहता है। 10 आदमी के लेके हम लोग जाते हैं बाहर, तो शौचालय बनना चाहिए। क्यों शौचालय क्यों नहीं आप लोग को मिला? नहीं, सरकार नहीं दिया है शौचालय। बोला कि निर्मल ग्राम है गाँव, तो कुछ नहीं मिला है यहाँ। बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी। अभियान 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ और लक्ष्य 2019 तक पूरे देश को साफ करने का है। पहले साल 2,62,000 स्कूलों में 4.25 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य था, जो सरकार के मुताबिक पूरा कर लिया गया है। लेकिन हमारी एक पड़ताल बताती है कि काम आधा अधूरा ही पूरा हुआ है। 2019 तक 6,38,000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। अभी तक सिर्फ 69,087 गांवों को ही मुक्त किया जा सका है। इसी तरह 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने हैं, लेकिन अभी तक 2 करोड़ ही बन पाए हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट्स की पड़ताल। और अब बारी आदर्श ग्राम योजना की, जिसमें 2016 तक सांसदों को 1 गांव और 2019 में 2 गांव को एक तरह से ड्रॉप करना था। मगर ये योजना कहां तक पहुंची है, कितनी सफल रही है, क्या हुआ इसमें, आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में आदर्श ग्राम योजना का ताना बाना देश के सामने रखा था। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांव वालों की मांग, जरूरत और उनकी भागीदारी पर विकास आधारित होगा। पहले चरण का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि लोकसभा में 543 सांसदों में से 499 ने एक गांव गोद लिया, लेकिन 44 सांसदों ने खुद को इस योजना से दूर ही रखा। इसी तरह राज्यसभा के करीब 50 सांसदों ने भी अपने राज्य के किसी एक गांव को विकसित करने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई विशेष जो उस खास करके उस गांव के लिए जिसको आपने मॉडल विलेज बनाना, उसके लिए कोई बजट नहीं रखा, कुछ नहीं रखा।
आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण में 2016 से 2019 तक हर सांसद को कम से कम 2 गांवों को गोद लेकर वहां जनता की भागीदारी और उनकी मांग के आधार पर गांव का विकास करना है। नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 80% सांसद इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोकसभा के 543 सांसदों में से सिर्फ 90 ने ही गाँव गोद लिया है। इसी तरह राज्यसभा के 250 सांसदों में से सिर्फ 25 यानी 10% ने ही दूसरे चरण में किसी गांव को गोद लेने में अब तक दिलचस्पी दिखाई है। हैरानी की बात है कि मुलायम सिंह के दल समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस योजना से खुद को अलग कर रहे हैं और किसी गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद नहीं लेंगे। लिया तो उसको जानबूझ के छोड़ दिया। एक तो खाली एक गांव लेने से विरोध बहुत बढ़ रहा था और गांव वाले कह रहे थे आपने हमको क्यों नहीं लिया। दूसरा, इन्होंने कार्य योजना में कोई पैसे की उपलब्धता का तो कहीं कोई मत बनाया नहीं। ये कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट कोई मॉडल विलेज अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन सांसद लोग सरकार की उस राज्य सरकार की जो डेवलपमेंटल प्रगति का जो कार्यक्रम है उसके साथ वो जोड़ देना चाहिए। अन्य सांसद भी कहते हैं कि उन्हें राज्य सरकारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाने में बहुत समय लगता है और सबसे बड़ी बात यही है कि गोद लिए गांव के विकास के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई।